जीजा जी, दीदी को छोड़ दीजिए। माँ के जाने से घर एकदम वीरान हो गया है। थोड़े दिन दीदी रुक जाएंगी तो घर में अच्छा लगेगा। विधि ने अपने नंदोई शेखर जी से विनयपूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा। भाभी, मैं माँ की अंतिम यात्रा में भी लेकर आ गया। इतना काफ़ी नहीं है। पहले अपना घर देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब माँ बीमार थी, चली गई। बहुत ज़्यादा रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं। घर में सबको सुरभि के बिना बहुत परेशानी हो जाती है। वहाँ कौन संभालेगा? शेखर ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कह दी। भाभी के बाद सुरभि की बड़ी दीदी ने भी शेखर से सुरभि के 2 दिन रुकने के लिए कहा। शेखर जी, सुरभि को रहने दीजिए। अब तो पापा माँ दोनों ही नहीं रहे। हम भाई बहन मिलकर उनकी यादों को संजो लें। फिर तो वापस सबको अपने अपने घर ही जाना है। कोई अपना घर छोड़कर कहाँ रुक पाता है? दीदी भावुक होते हुए बोली। मैंने एक बार आप लोगों को अपनी दिक्कत बता दी, फिर भी आप लोग नासमझी की बातें कर रहे हैं। मैं नहीं छोड़ सकता अपने साथी, लेकर जाऊंगा, शेखर ने बेरुखी से कहा। भैया ने सुरभि की आंखों से जाने का इशारा किया। उस समय उनकी आंखों में आंसू थे। दुखी मन से वो अपने पति शेखर के साथ चल दी। रास्ते में उसे शेखर से कहने की कोशिश की। मेरा बहुत मन था सबके साथ रुकने का। अब तो माँ भी नहीं रही। पहले भी वो जब भी बुलाती थी, आप और माँ जी हमेशा मना कर देते थे। आपको नहीं पता मेरा सबके साथ रुकने का कितना मन करता है। और फिर आज तो माँ भी चली गई, कहकर वो सुबकने लगी। तुम पर सिर्फ अब मेरा हक है, इसीलिए सबके पहले मुझे और मेरे घर वालों को देखो, उसके बाद मायके के बारे में सोचो। तुम्हें नहीं पता, वहाँ घर में तुम नहीं होगी तो काम कौन करेगा? शादी के बाद मायके से इतना लगाव अच्छा नहीं। अपना चेहरा जरा सही करो, घर आ रहा है, वरना माँ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारी रोनी सूरत देखकर, शेखर ने बेरुखी से कहा। शेखर की बातें सुनकर सुरभि कटकर रह गई। जब अपना पति ही पत्नी का दुख दर्द नहीं समझता तो किसी और से क्या उम्मीद करो? इस दुख की घड़ी में तो शेखर को किसी के कहने से पहले ही मुझे 1-2 दिन वहाँ रुकने देना चाहिए था। सुरभि को सोच सोच कर ही बहुत रोना आ रहा था कि आज माँ नहीं रही। वहाँ मायके में सभी बहनें दुख की इस घड़ी में भैया भाभी के पास रुकी हैं। भैया भाभी को भी लगना चाहिए कि माँ के जाने के बाद उनका दुख दर्द बांटने के लिए उनकी बहनें हैं। लेकिन शेखर ने हमेशा की तरह आज भी अपनी रुखाई से सबके दिलों को चोट पहुँचाई और सुरभि को माँ की अंत्येष्टि के बाद सीधे घर लेकर चले आए। यहाँ भी घर में किसी को उसके दुख से कोई मतलब नहीं। बस घर में घुसते ही सारे काम संभाल लो और चेहरे पर जरा भी उदासी आती तो सुन लेती। जाना तो सबको है एक दिन। तुम्हारी माँ भी चली गई। अब यहाँ तो रो धोकर मनहूसियत मत फैलाओ। हमारे अच्छे भले घर में अपशकुन मत करो। रोना चाहकर भी रो नहीं पाती। शेखर कभी नहीं समझते कि एक लड़की के लिए उसका मायका कितना अजीज होता है। वो वहाँ पर सबका सुख दुख बांटना चाहती है, लेकिन उसके ससुराल में उसे पहले तो किसी सुख दुख के काम में जाने को ही बहुत मुश्किल से मिलता। हजार अड़चनें लगाई जाती। कई बार तो सारी तैयारियां करने के बाद ऐन मौके पर उसका प्रोग्राम कैंसिल करा दिया जाता। ऐसे ही उसके भतीजे के जन्म पर माँ ने सभी बहनें को भतीजे की छठी पर काजल लगाने के लिए बुलाया था। पहले तो ये कहकर मना कर दिया,
गया कि 5-5 जनी हो, तुम नहीं जाओगी तो क्या हो जाएगा, बाकी सब तो पहुंच ही जाएंगी। जैसे तैसे कह सुनकर सबको मनाया, खुशी खुशी सारी तैयारियां की, लेकिन ऐन मौके पर सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। जब सासू माँ ने रोते हुए कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनसे घर नहीं संभाला जाएगा, कितना रोई थी सुरभि, लेकिन पति तक ने उसे समर्थन नहीं दिया। वो हमेशा इस घर को अपना समझकर बड़े ही प्यार अपनेपन से संभालती, लेकिन यहाँ तो कोई उसे अपनापन और प्यार नहीं देता। कहीं किसी रिश्तेदारी से कोई बुलावा आता तो सासू माँ मुँह पर ही मना कर देती। अपने भाई बहनों की शादी में शेखर अपने साथ लेकर जाते और तुरंत रात में ही वापस लेकर चले आते। सुरभि के मम्मी पापा भाई बहनें सब मिन्नतें करते रह जाते, लेकिन शेखर अपनी जिद के आगे किसी की एक नहीं सुनते, बल्कि सबके ज़्यादा रुकने के लिए कहने पर और ज़्यादा नाराज़ होकर नाटक दिखाते, खाना नहीं खाते, सब उनके आगे पीछे घूमते। पूरे फंक्शन का माहौल ख़राब हो जाता, लेकिन शेखर एक भी बात नहीं सुनते समझते। इधर सुरभि बेचारी तरसती रह जाती। सबके साथ हंसने बोलने बातें करने के लिए उसका भी मन करता कि थोड़ा समय अपनी बहनों मम्मी पापा के साथ बिताए, लेकिन शेखर तो उसे कुछ बोलने भी नहीं देते। कई बार तो उसको साथ लिए कमरे में ही बैठे रहते। मायके जाकर किस लड़की का मन नहीं करेगा कि सबसे मिले जुले हंसे बोले समय बिताए, लेकिन पति इतना निष्ठुर, उसके ऊपर पत्नी के आंसू जरा भी असर नहीं करते, बल्कि उल्टे उसके गुस्से का सामना करना पड़ता। सुरभि बेचारी हमेशा ऐसे ही जाती और रात में ही घर वापस आ जाती। उसके अंदर का सारा उत्साह खत्म हो गया, अब उसने कहना ही छोड़ दिया था। तभी उसके मायके में उसकी बहन के बेटे की शादी पड़ी तो शेखर ने जाने से साफ मना कर दिया और सुरभि को भी मना कर दिया। आज सुरभि ने बोलने की ठान ली थी। वो आंखों में आंसू लिए बोली, आपको भी भगवान ने बेटी दी है, कल को उसकी शादी हो जाएगी और उसके ससुराल वाले यहाँ किसी सुख दुख में उसे नहीं भेजेंगे, तो आपको कैसा लगेगा जब आप किसी के सुख दुख में नहीं खड़े होंगे तो आपके सुख दुख में कौन आएगा। जैसे आप हर मौके पर बस खड़े खड़े जाते हैं मुंह दिखाने के लिए और तुरंत मुझे भी लेकर चले आते हैं, वैसे ही आपके साथ भी होगा। सुख दुख तो सबके साथ लगे रहते हैं, लेकिन जो काम आता है और सबका दुख दर्द समझता है उसे सब याद रखते हैं और उसके काम आते हैं। आप जैसे स्वार्थी लोगों से सब दूर भागते हैं। शादी होते ही लड़की के सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, उसे वहाँ के किसी दुख दर्द से कोई मतलब नहीं रह जाता। ज़रा सोच कर देखिए, आपको आपका जवाब अपने आप मिल जाएगा, कहकर सुरभि चुपचाप कमरे से जाने लगी। भी शेखर ने उसे आवाज़ देकर रोक लिया और बोले, तुम सही कह रही हो सुरभि, मैंने कभी तुम्हारी भावनाएं नहीं समझी, कभी तुम्हारा किसी बात में सहयोग नहीं किया। हम लोग तो पूरे परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन एक लड़की शादी के बाद अपना पूरा परिवार छोड़कर आती है। कम से कम मुझे तो तुम्हारी भावनाएं समझना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं रोकूंगा, बल्कि सबसे अपनी गलती की माफ़ी भी मांग लूँगा। सुरभि ने शेखर की बातें सुनकर बात को ज़्यादा तूल देना सही नहीं समझा और उसे माफ़ करके बात को वहीं ख़त्म किया। लेकिन उसके मन में कुछ खास मौके पर मायके में रुक ना पाने का मलाल हमेशा ही बना रहा, क्योंकि सुख दुख के वो पल दोबारा लौट कर नहीं आने वाले, ना ही माता पिता फिर से मिलने वाले। लेकिन ससुराल वाले ये बात कभी नहीं समझते।
अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।